बिहार के आरा में हुई चुनावी रैली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस पर पाकिस्तान की तारीफ करने का आरोप लगाया और कहा कि जो बोली पाकिस्तान और अलगाववादी बोलते हैं वही बोली कांग्रेस के नेता भी बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो मुझे तो लगता है कि इन्होंने देशद्रोही काम का जिम्मा संभाल लिया, एकदम देश के खिलाफ काम करने का। समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी की बात। एक तो जनता ने नकार दिया है, दूसरा गवर्नेंस के बारे में बोलने के लिए इनके पास कुछ रह नहीं गया है, ये कुछ बोल नहीं सकते। अब ये सिर्फ यही करते हैं कि देश के विरोध में जितनी भी बातें हम उसको बोलते रहते हैं और एक नहीं अनेक बार बोलते हैं, और एक नेता नहीं बोलता अनेक नेता बोलते हैं। आप बताइए, राहुल गांधी ने कोविड-19 के बारे में पाकिस्तान की तारीफ की कि नहीं की? जब दुनिया भारत के बारे में तारीफ कर रही थी, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस भारत की तारीफ कर रहा था, जब यूएन का सेक्रेटरी जनरल भारत के आत्मनिर्भर की तारीफ कर रहा था, भारत के गरीब कल्याण पैकेज की तारीफ कर रहा था, तो राहुल गांधी पाकिस्तान की डबली बजा रहे थे। लेकिन ये लोग धारा 370 वापस लाएंगे। अरे जो अलगाववादी बोलते हैं, जो भाषा पाकिस्तान बोलता है, वही भाषा तुम बोल रहे हो। क्या हो गया? बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने भी शशि थरूर के बयान के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने शशि थरूर पर पाकिस्तान की तारीफ करने का आरोप लगाया। आपने कांग्रेस के एक नेता का बयान पढ़ा होगा, अभी कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा, अभी वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? पाकिस्तान आपका हितैषी है, फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान के मुद्दों पर बीजेपी के हमलों से बौखलाई कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी नेताओं के बयानों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश बता दिया। बिहार की भाजपा और जदयू बिहार के किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं आपको याद दिलवाता हूं, पिछली बार अमित शाह जी ने कहा था बिहार की धरती पर कि अगर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। क्या आपने कभी पूछा पाकिस्तान में पटाखे चले कि नहीं चले? अब आए तो जरूर पूछिएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, शमशान कब्रिस्तान करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, उग्रवादी करेंगे, परंतु बिहार में युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? बिहार में खेती की तरक्की कैसे होगी? बिहार के किसान का मक्का और धान जो 1200 पे पिटता है वो 1888 में कैसे मिलेगा? मक्का जो 700 में पिटता है उसकी 1750 कीमत कैसे मिलेगी? गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? खेत को बिजली और पानी कैसे मिलेगा? उद्योग और धंधा कैसे लगेगा? ये नहीं बताएंगे। आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने भी जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने बिहार चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र करने के लिए दोनों नेताओं पर निशाना साधा। इनको बोलने का मुंह है, इनके मुंह पर जो है कालिख लगा हुआ है, कोई बोलने का मुंह नहीं है। और चुनाव हो रहा है बिहार में, भाषण कर रहे हैं बिहार में, पानी पड़ रहा है रांची में और छाता लगा रहे हैं कराची में। बार है बाप बीजेपी, यही काम आप करके जो है देश में जो है तबाही मचाने का काम किए हैं। अब वो तबाही और बर्बादी वाला देश नहीं है। और बिहार जो है बड़े से बड़े लोग को पहचानता है, उड़ती चिड़िया को जो है चूना लगाने काम करता है। तो ये लोग के खेत का मूल्य। वहीं जेडीयू नेता मेवालाल चौधरी ने पाकिस्तान की तारीफ के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के हमले को सही ठहराया और कहा कि कांग्रेस का इतिहास सभी लोग जानते हैं। योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रैली की है और कहा है कि पाकिस्तान की बोली बोल रहा है कांग्रेस। पता नहीं, आप कांग्रेस की इतिहास आप लोग बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं और हमें नहीं लगता है कि इतने बड़े नेता अगर इस बात को बोल रहे हैं तो
हम लोग इस पर कोई कमेंट करें। वो बड़े बड़े नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूजनीय हैं, और कुछ हद तक बात थोड़ी बहुत सही तो है ही। और अगर बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं तो इसको कोई डिनाई नहीं करेगा। कुछ चीज़ें हैं, और हमने भी बहुत सारे स्टेटमेंट पढ़े हैं लोगों का। ये सब मुद्दा क्या जमीन पर ग्राउंड पे काम करेंगे, क्योंकि लगातार ग्राउंड पे बिल्कुल बिल्कुल लोगों को समझना है, लोगों को समझने की बात है। क्या हम वैसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिस मुल्क में सिर्फ गोली बारूद की ज़रूरत है, या वैसा मुल्क हम बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ कलम की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है? क्या हम विद्या का मंदिर बनाना चाह रहे हैं, या वैसा मंदिर बनाना चाह रहे हैं जहाँ गोली बंदूक रखा जाए? और इस बात को हमारी जनता बहुत भली भांति समझती है, और हमें पूरा विश्वास है कि समय आने दें, इसका जवाब जनता देगी। और हम लोग क्या, जनता हर बात को समझती है। गुजरात के राजकोट से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने एक लड़के को जोरदार टक्कर मार दी। जिस लड़के को कार ने टक्कर मारी वो सड़क के किनारे पार्किंग में खड़ी एक मोटरसाइकिल पर बैठा था, लेकिन बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल समेत उस लड़के को उड़ा दिया। इससे पहले वहां सड़क पर सामान्य रफ्तार से गाड़ियां चल रही थीं। इतने में वो तेज रफ्तार कार आई और उसने सड़क किनारे पार्किंग में खड़े स्कूटरों और मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मोटरसाइकिल पर बैठा वो लड़का भी हवा में उछल गया और फिर धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। तुरंत ही कार के ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक दी और टक्कर की तेज आवाज सुनकर कुछ लोग वहां दौड़े चले आए। गाड़ी से भी ड्राइवर समेत सभी लोग नीचे उतरे और घायल लड़के के पास पहुंच गए। बताया गया कि इस हादसे में उस लड़के को गंभीर चोटें आईं और तुरंत ही उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के औरंगाबाद जिले में चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर बैठे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर 2 बार चप्पल फेंकी गई। वो वहां जाकर बैठे ही थे कि किसी ने उन पर चप्पल फेंक दी। पहली बार में किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि वो चप्पल उनके बगल से होकर गुजर गई, लेकिन दूसरे हमले में चप्पल उनकी गोद में जा गिरी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंकने वाले आरोपी को ढूंढा जाने लगा। हालांकि तेजस्वी ने मामला शांत होने के बाद भाषण देना शुरू कर दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जारी सियासी उठापटक के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के श्राद्ध के मौके पर चिराग, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ नजर आए। बताया गया कि चिराग ने नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद बिहार की सियासत के ये 3 विरोधी एक साथ बैठे नजर आए। एलजेपी के दफ्तर में हुए रामविलास पासवान के श्राद्ध की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में चिराग पासवान बैठे हुए दिखाई दिए। इन तस्वीरों में चिराग तेजस्वी से कुछ बात करते हुए भी नजर आए, जबकि उनके बगल में बैठे नीतीश चुपचाप दिखाई दिए। लालू जी का रामविलास जी से जो संबंध रहा वो किसी से छुपा नहीं, और हम लोग नए हैं, नौजवान हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, बिहार की बेहतरी देखना चाहते हैं, तरक्की देखना चाहते हैं, और अपने ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग चिराग पासवान जी के इस दुख के घड़ी में उनके पूरे परिजनों के साथ हम लोग खड़े हैं। हमको तो घर जैसा प्यार मिलता है उनके परिवार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इमरान विरोधी प्रदर्शनों से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI 25 अक्टूबर से पहले अपने ही देश में आत्मघाती हमला करवाने की तैयारी में है। खबर है कि वो हमले में राजनीतिक हत्याएं करवाकर उसका आरोप भारत पर लगाने की साजिश रच रहा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए पाकिस्तान के रावलपिंडी में 18 अक्टूबर को सेना मुख्यालय में बैठक भी हुई थी, जिसमें इमरान सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर लगाम लगाने की साजिश रची गई। खबर तो ये भी है कि भारत को LOC पर उलझाने के लिए सीज फायर तोड़ने के साथ साथ भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं और राजनीतिक हत्याएं करवाने के लिए कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई टाइगर फोर्स में जैश और हिजबुल के आतंकियों को शामिल किया गया है, जिन्हें इस हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के नौकरी देने के वादे पर सवाल उठाए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज की एक रैली में आरजेडी और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उनके नौकरी देने के वादे पर सवाल उठाए। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, और सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल पुलिस मेमोरियल की, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं।
नेशनल पुलिस मेमोरियल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं नेशनल पुलिस मेमोरियल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और देश के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं नेशनल पुलिस मेमोरियल से, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को नमन करने के लिए अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल पुलिस मेमोरियल से, जहां पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने अब से थोड़ी ही देर पहले शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल पुलिस मेमोरियल से, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की अब से थोड़ी ही देर पहले। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को नमन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और यहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल पुलिस मेमोरियल की, जहां पर आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को नमन किया जा रहा है और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से देश के शहीदों को, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और इस खास मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने अब से थोड़ी ही देर पहले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल पुलिस मेमोरियल से, जहां पर उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये तस्वीरें देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की शहीद जवानों को। नेशनल पुलिस मेमोरियल में ये कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर अमित शाह भी मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कई घंटों तक हुई बारिश ने निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। एक मकान में घुटनों तक पानी नजर आया। उसके रसोई घर में रखे बर्तन पानी में तैरते दिखाई दिए। भारी बारिश से सभी मकानों की हालत ऐसी ही थी। कुछ लोग तो अपने घरों से पानी बाहर निकालते नजर आए। सड़कों पर पानी का स्तर इतना था कि लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी होने लगी। दूसरे इलाकों में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक चुनावी सभा के मंच पर बीजेपी नेता इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पकड़कर रोने लगी। 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए विवादास्पद बयान दिया था, जिसकी वजह से उनकी आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर गईं। सामने आई एक तस्वीर में मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई लोग मौजूद नजर आए, जबकि इमरती देवी उनके कंधों का सहारा लेकर रोती हुई दिखाई दी। सिंधिया ने थोड़ी देर तक इमरती देवी की हौसला अफजाई की और फिर वो मंच से उतरकर निकल गए। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कमलनाथ पर निशाना साधा। सीधे सीधे ये कहने में क्या दिक्कत है कि श्रीमती इमरती देवी जी से मैं माफी मांगता हूं। अगर मगर किंतु परंतु खेद, अब ये तो चोरी और सीना चोरी है, माफी मांगना थोड़ी हुआ। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में नए बिल लाने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 4 नए बिलों को विधानसभा में पास कराकर केंद्र के नए कृषि कानूनों की राह मुश्किल कर दी, जिसके बाद अमृतसर में इन बिलों के पास होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और आतिशबाजी भी की। केंद्र के कृषि बिलों के जवाब में पंजाब सरकार ने जो 4 बिल विधानसभा में पास कराए, उन पर सीएम ने किसानों को भरोसे में लेने की भी कोशिश की। यही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र को भी निशाने पर लिया। लेकिन
साफी जो हुई है सारे किसानों का जिस तरीके ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰਿਓ अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ। हालांकि बीजेपी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर किसानों को बरगलाने का आरोप मढ़ दिया। पिछले 3.5 पौने 4 साल में कोई काम किया नहीं, इसलिए उसको ढकने के लिए वो इस प्रकार का सब नौटंकी कर रहे हैं, इससे लाभ होने वाला नहीं। पंजाब विधानसभा में पास हुए 4 बिलों में एक बिल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकी हमले में मारे गए टीचर की याद में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। बच्चों को पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाकर पढ़ाने की वजह से कुछ दिनों पहले इतिहास के उस टीचर का गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिनकी याद में हजारों लोग राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने उस टीचर को श्रद्धांजलि देते हुए मौन जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों टीचर, बच्चे और उनके माता पिता भी शामिल हुए। इस दौरान सबकी आंखें नम दिखीं। Parce que ce sont les valeurs de la France, de la République qui ont été atteintes. ये जुलूस उस टीचर के स्कूल तक निकाला गया, जहां पहुंचकर लोगों ने उनकी याद में फूल चढ़ाए और मोमबत्तियां जलाईं। मुंबई की लोकल ट्रेनों में मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई के लिए रेलवे ने सख्त नियम लागू किए हैं। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि अब बिना मास्क के लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वालों को 5 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन यह सजा उन लोगों के लिए है जो 3 से ज्यादा बार बिना मास्क पहने पकड़े जाएंगे। वहीं अगर कोई यात्री पहली बार बिना मास्क पहने पकड़ा जाता है तो उससे 250 रुपए का जुर्माना वसूल हो जाएगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 महीने की जेल और 250 रुपए जुर्माने की सजा होगी। और अगर कोई तीसरी बार बिना मास्क पहने पकड़ा गया तो उसे 1 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक पहाड़ी पर बिल्ली की हैरान करने वाली आकृति मिली। पूर्व सीएम कमलनाथ की विवादास्पद टिप्पणी पर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बीजेपी नेता इमरती देवी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर राहुल गांधी नाराज हो गए। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें कमलनाथ की भाषा ठीक नहीं लगी। I don't like personally the type of language that Kamalnath uses, and I don't appreciate it. राहुल गांधी ने भले ही खुलकर नाराजगी जताई हो, लेकिन कमलनाथ ने इमरती देवी से माफी मांगने से इनकार कर दिया। अब वो राहुल जी की राय है। सर, क्या कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे इमरती देवी से? मैं क्यों माफी मांगूंगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कुछ आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए आतंकियों के पास से जवानों को 3 AK-47 राइफल बरामद हुई। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर अपनी चिंता जाहिर की। दोनों की इस मुलाकात पर प्रदेश की मंत्री यशोमती ठाकुर ने ऐतराज जताया और रेखा शर्मा पर महाराष्ट्र को बदनाम करने का आरोप लगाया। कोलकाता में एसटीएफ ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए इन लोगों के पास से पुलिस को 8 देसी तमंचे भी बरामद हुए। ये दोनों आरोपी हुगली जिले के रहने वाले हैं और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों पर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि देश के सारे कट्टरवादी और आतंकवादी मदरसों में ही पले बड़े हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद भी बंद करने की मांग की। असम का जिक्र करते हुए उषा ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रवाद में जो भी बाधा डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद कर दी जाएंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई निजी तौर पर अपनी निजी धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसकी छूट देता है। यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना है। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। चीन ने एक बार फिर सेना के युद्ध के अभ्यास का वीडियो जारी कर जंग की गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। ये वीडियो चीन की एक कूटनीतिक चाल है, जिसके जरिए उसने अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि अगर जंग हुई तो चीन की फौज का जवाब ऐसा होगा। वीडियो दक्षिण पश्चिम चीन का बताया जा रहा है, जहां चीन के सैनिकों ने युद्ध का अभ्यास किया। अभ्यास भी ऐसा कि पहाड़ों के बीच रॉकेट लॉन्चर के जरिए चीन के फौजी ताबड़तोड़ रॉकेट दागते दिखे, बिना किसी दुश्मन के ही आगजनी और गोलाबारी करते दिखे, पहाड़ों की तरफ कंधे पर लॉन्चर रखकर मोटर दागते दिखे।
यहाँ तक कि एक कबाड़ बने हुए टैंक पर आसमान से रॉकेट दागने का अभ्यास भी करते दिखे। ऐसी ही गीदड़ भभकियां चीन पिछले कुछ महीनों में कई बार दे चुका है। पहले तो ऐसे कुछ वीडियो फर्जी होने की जानकारियां भी सामने आई थी। पुराने वीडियो में शी जिनपिंग की फौज ने फिल्मों के सीन जोड़ दिए थे। राज खुलने के बाद दुनिया भर में चीन की फजीयत भी हुई थी। एक बार फिर चीन ने पहाड़ों के बीच अभ्यास का वीडियो जारी कर अपने हथियारों की नुमाइश करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक पेट्रोल पंप पर कार में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से कार आग की लपटों में घिर गई। पेट्रोल भरवाने के दौरान हुए इस हादसे ने वहां मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। पानी डालो ना जल्दी से। डर के मारे लोगों ने तुरंत ही पेट्रोल पंप को खाली कर दिया। वो दूर खड़े होकर कार को जलता देखते रहे। हालांकि आग लगते ही लोगों ने कार को धक्का देकर पेट्रोल पंप से दूर कर दिया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग बुझने तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद चुनाव में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की गिनती में कोई कमी नहीं आई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की खबर है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की नाम की संस्था ने बिहार के पहले चरण के चुनाव में 31% उम्मीदवारों के दागी होने का दावा किया। कुल 328 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2015 में ऐसे उम्मीदवार 30%। इस मामले में सबसे आगे आरजेडी है, जिसके 73% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी है, जिसके 72% उम्मीदवार दागी हैं। एलजेपी ने 59% उम्मीदवारों के खिलाफ एलजेपी के आपराधिक केस दर्ज है, जबकि सत्ताधारी जेडीयू के 43% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हुए हैं। उम्मीदवारों की संपत्ति से जुड़ा हुआ अहम आंकड़ा भी सामने आया। पहले चरण में किस्मत आजमा रहे 35% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 2015 में पहले चरण के 25% उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा थी। मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया। मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने मदरसों के जरिए कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही इन मदरसों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद करने की मांग की। तो यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बढ़े हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अकाउंट हैक करने के बाद आरोपियों ने उनके अकाउंट से पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट भी किए, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत ट्विटर इंडिया से करने की बात कही। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कश्मीर में सुरक्षा बल की कार्रवाई से बचने के लिए अब आतंकवादी बुर्के का सहारा ले रहे हैं और ये आतंकी जवानों पर घात लगाकर हमले की फिराक में है। इन आतंकियों में लश्कर कमांडर फैयाज भी शामिल है। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि उसका साथी वहां से भागने में कामयाब रहा। मध्य प्रदेश के उमरिया में एसडीओ राहुल मिश्रा पर फेंसिंग लगाने के नाम पर 35 लाख रुपए के धोखाधड़ी का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। यूपी के ललितपुर में एक ही परिवार के 4 बच्चों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। चारों बच्चों के शव एक गड्ढे में मिले। इन बच्चों के परिवार ने गांव के ही कुछ लोगों पर जमीन विवाद में हत्या कर शवों को गड्ढे में फेंकने का आरोप लगाया और बच्चों को निकाल के हॉस्पिटल ले जाया गया। दुखद घटना है, चारों बच्चों की डेथ हो गई। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए हाइड्रोजन वाली सीएनजी से कुछ बसें चलनी शुरू हो गई। हालांकि केंद्र और दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत शुरुआत में केवल 50 बसों को राजघाट बस अड्डे से रवाना किया गया, जिनसे होने वाले प्रदूषण पर अगले 6 महीने तक नजर रखी जाएगी। इस ईंधन को तैयार करने के लिए राजघाट बस अड्डे के अंदर ही एक प्लांट बनाया गया और उसके सामने हाइड्रोजन वाली सीएनजी को बसों में डालने के लिए एक स्टेशन भी तैयार किया गया। सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को किस तरीके से मिक्स करना है, उस तरीके से इसको बनाया गया है। ये कहा जा रहा है कि 70% जो है प्रदूषण में, जो ईंधन से जो प्रदूषण होता है उसमें कमी आ जाएगी। केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने उम्मीद जताई कि इस ईंधन के इस्तेमाल से अच्छे नतीजे आएंगे। प्रदूषण कम होगा। आने वाले समय में इसको और सभी बसों में, सभी डिपोज में लेके जाएंगे। कैलाश गहलोत की मौजूदगी में राजधानी के पहले हाइड्रोजन वाले सीएनजी स्टेशन से बसों को उनमें ईंधन डालकर रवाना किया गया। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के कोर्डोबा के जंगलों में पिछले 3 महीनों से लगी आग बुझा ली गई। अगस्त महीने से ही वहां के जंगल भीषण आग की लपटों में घिरे थे, जिन्हें पूरी तरह बुझाने के सारे उपाय किए गए।
दमकल की हजारों गाड़ियां महीनों तक जुटी रही तो हेलीकॉप्टर के भी सैकड़ों फेरे लगाए गए। बताया गया कि दमकल के कर्मचारी आग बुझाने में दिन रात जुटे रहे। उनके अलावा आसपास के सैकड़ों लोगों ने भी काफी मदद की। हाल ही में हुई बारिश का भी इसमें अहम योगदान रहा। खबर है कि तेज हवाओं की वजह से ये आग 3 लाख हेक्टेयर में फैल गई थी, जिस वजह से उसे बुझाने में इतना वक्त लग गया। कोलकाता के दुर्गा पंडालों में हाईकोर्ट के आदेश का असर दिखने लगा। लोग पहुंचे जरूर, लेकिन उन्हें पंडालों के बाहर से ही दर्शन करने पड़े। एक दिन पहले हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि दुर्गा पंडालों में लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी और 25 से ज्यादा आयोजक भी अंदर जमा नहीं हो सकेंगे। और कोलकाता के दुर्गा पंडालों में कोर्ट के इन आदेशों का असर भी दिखा। कुछ लोग तो वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें बैरिकेड के पास खड़े होकर ही दर्शन करने पड़े। देख सकते हैं आप यहाँ पर पंडाल के बाहर ये बैरिकेड लगाया गया है। इसी तरह से जगह जगह पर पंडाल के सामने बैरिकेड लगाया गया है ताकि लोग पंडालों के अंदर ना जाएं। कोर्ट के आदेशों और कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए कोलकाता के सभी दुर्गा पंडालों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नो एंट्री कर दिया तो क्या होगा, दूर से ही देख के चले जाएंगे। कोरोना के लिए तो ठीक ही है। कोरोना की वजह से दुर्गा पंडालों की रौनक फीकी ना पड़े, इसके लिए आयोजकों की तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हवाई फायरिंग करने वाले बदमाशों को पकड़कर पुलिस ने उनका जुलूस निकाला। खुलेआम फायरिंग करने वाले बदमाशों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उस घटना में शामिल रहे 3 बदमाशों को पकड़ लिया। बाद में उन तीनों के हाथ बांध दिए गए और फिर पूरे शहर में उनका जुलूस निकाला गया। इस दौरान पुलिस के कई जवान ने उन्हें घेर रखा था। पकड़े गए बदमाशों से नारे भी लगवाए गए। बताया गया कि इलाके में अपना दबदबा बनाने के मकसद से बदमाशों ने फायरिंग की थी। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। खबर है कि पुलिस अब उन बदमाशों की तलाश में जुटी है जो इस घटना के बाद से फरार हैं। केंद्र सरकार ने चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ा दी। अगले महीने बिहार में चुनाव है, इसलिए इस फैसले का सबसे पहले वहीं के उम्मीदवारों को फायदा होगा। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च करने की सीमा 10% बढ़ा दी। नए नियमों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवार अधिकतम 77 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे, जबकि छोटे राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान यह रकम 59,40,000 रुपए होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के खर्च की सीमा 70 लाख रुपए और दिल्ली में 77 लाख रुपए होगी। वहीं विधानसभा चुनाव में छोटे राज्यों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 22 लाख रुपए, बड़े राज्यों में प्रत्याशी के खर्च की लिमिट 30,80,000 रुपए तय की गई। यानी कि बिहार के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 28 लाख रुपए नहीं बल्कि 30,80,000 रुपए खर्च कर सके। कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान अजीत डोवल जी, मुंबई के पूर्व कमिश्नर और सांसद श्री सत्यपाल सिंह जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्रीमान अरविंद कुमार जी, सीबीआई के डायरेक्टर श्री ऋषि कुमार सिंह जी, महानिर्देशक बीएसएफ श्री राकेश अस्थाना जी, यहाँ पर उपस्थित सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिर्देशक गण, अन्य अधिकारी गण और प्यारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी भाइयों बहनों, आज पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ पुलिस स्मारक पर एकत्रित हुए हैं। तैनात अपने सशस्त्र बलों के जवानों ने देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व की रक्षा के लिए जो उच्चतम बलिदान दिया है, इसको याद कर मैं समग्र देश की ओर से कृतज्ञता पूर्वक उनको नम आंख और हृदय में गौरव के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी और मंत्रिपरिषद की ओर से भी मैं सभी पुलिस कर्मचारी, सशस्त्र बलों के जवान जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया है, वो सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इन वीरों के नाम यहाँ पर पुस्तिका में भी अंकित है, दीवालों पर भी अंकित है।
मगर इतना ही पर्याप्त नहीं है। 130 करोड़ की आबादी वाली इस देश के जन जन के हृदय में इनकी बलिदान की भावना भी अंकित है। 35,398 कर्मियों ने अब तक शहादत दी है। मैं उन सभी शहीदों के परिवारजनों को कहना चाहता हूं कि ये स्मारक सिर्फ ईंट, पत्थर, चूने और सीमेंट से बना हुआ स्मारक नहीं है। ये स्मारक इस बात का पूरे देश को हमेशा स्मृति दिलाता है कि आपके परिवारजनों ने जो प्राणों की आहुति दी है, उसने हमारी आज़ादी को, हमारे देश को, हमारे देश के झंडे को अमरत्व देने का काम किया है। उनका बहा हुआ खून का एक एक कतरा देश को विकास के पथ पर आगे ले गया है। कई नौनिहालों के भविष्य को उसने संवारा है और देश को आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किया है। देश आज चैन की नींद सो रहा है। इसी का कारण कोई एक अगर है तो आपके परिवारजनों का सर्वोच्च बलिदान है। मैं फिर से एक बार विनम्रता पूर्वक सभी शहीदों को नमन कर कर मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। शहादत की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी कई पुलिस जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लगभग 264 पुलिस कर्मचारियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति की। श्री अरविंद जी ने इसके नाम पढ़े, उनकी सूची भी पढ़ी। आज मैं उन्होंने जिस जिस घटनाओं को लेकर अपने प्राणों की आहुति दी है, इसका जिक्र तो नहीं कर सकता, मगर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि अगर आप में शहीदी का जज्बा न होता तो देश को इसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता हो। मित्रों, पुलिस बल एक ऐसा बल है जिसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, जिसके लिए घड़ी भी नहीं होती है। 24 घंटे 365 दिन तैनात रहना पड़ता है। जब देश की जनता रक्षाबंधन का त्योहार हो, सभी अपने भाई बहनों को राखी बांधते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। उनको मालूम नहीं है कि मेरे पुलिस बल का जवान चौराहे पर खड़ा रहकर आज भी ड्यूटी कर रहा है। इसके कारण ये त्योहार वो शांति के साथ मनाते हैं। होली के रंग बिखरते हो, ईद का मिलन होता हो या दीपावली के दिए जलते हो, पुलिस के जवानों को छुट्टी नहीं होती है। वो अपनी ड्यूटी करते रहते हैं और इस आपकी कर्तव्य परायणता को पूरा देश भली भांति जाने, इसलिए इस पुलिस स्मारक को हम ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। 2019 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तब ये निर्णय लिया गया कि एक ऐसा स्मारक बने कि जिसके कारण ये हमेशा के लिए देश के लोगों को याद रहे कि कितने पुलिस जवानों ने शहादत दी है। और मुझे कहते हुए हर्ष है कि आज 2018 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को मोदी जी ने जो स्मारक समर्पित किया, आज गौरव के साथ सभी पुलिस कर्मचारियों की शहादत का एक स्मारक बनकर यहाँ पर बिकता है। देश भर के बच्चे यहाँ आना शुरू हुए हैं, देश भर के टूरिस्ट यहाँ आना शुरू हुए हैं। कई अच्छी पुलिस के बचाव कार्य की फिल्में उनको दिखाई जाती हैं, पुस्तिकाएं बांटने का हमने प्रयास किया है और हर राज्य में इसके प्रचार प्रसार की विशेष व्यवस्था करी है। और मैं एक बात विशेष कहना चाहता हूं मित्रों कि इससे पुलिस बल के लिए जो देखने का नजरिया है देश की जनता का और विशेषकर आने वाली पीढ़ी का, उसको बदलने का एक सार्थक और गंभीर प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इस बार जब दुनिया पर कोरोना की महामारी आई, उस वक्त पूरी दुनिया अचंभित हो गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी, न मेडिकल फैकल्टी के लोगों को मालूम था कि इसके खिलाफ कैसे लड़े, न वैज्ञानिकों को मालूम था, न आम जनता को मालूम था कि इसके खिलाफ कैसे लड़े। दुनिया में पहली बार इस संकट का सामना कर रहे थे, मगर उस वक्त
जब देश के प्रधानमंत्री ने कॉल दिया कि लॉकडाउन करेंगे और इस महामारी को रोकने का प्रयास करेंगे, मुझे कहते हुए देश के गृह मंत्री के नाते बहुत गर्व होता है कि लॉकडाउन के अमलीकरण के लिए चाहे लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पर जाते हो, उनको सहायता करने के लिए, कहीं कोई बीमार है बीच में छूट गया उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए, कॉलोनी में कोई बीमार पड़ गया घर में कोई साथ में है नहीं तो उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए जरूरत पड़ी, वहां पर ब्लड डोनेशन से लेकर प्लाज्मा डोनेशन तक करने तक पुलिस कर्मचारियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज जब पुलिस कर्मचारियों ने पहली पंक्ति में रहकर कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसको पूरा देश सराहता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इसकी सराहना की है और मैं आज बहुत विनम्रता के साथ देश के सामने रखना चाहता हूं कि पुलिस परिवार के लोगों ने, सुरक्षा बलों ने ये लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे 343 साथी हमने गंवाए हैं। उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर एक कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। पुलिस का ये बलिदान, कोविड के खिलाफ जो लड़ाई का इतिहास लिखा जाएगा उसमें हमेशा सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। आज का दिन वही दिन है जिस दिन 10 बहादुर सीआरपीएफ जवानों ने संख्या में और शस्त्र में कई गुना अधिक लैस चीनी टुकड़ी का सामना करते करते देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया था। इसीलिए 1960 से लेकर आज तक हम इसी दिन को पुलिस स्मृति दिन बनाते हैं। मित्रों, पुलिस का काम अब बहुत सारे नई चैलेंजेस और नई डायमेंशन में बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद, फेक करेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल, शस्त्रों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर क्राइम और महिलाओं के विरुद्ध के अपराध, ये बहुत सारे डायमेंशन विगत 2-3 दशकों में पुलिस के सामने आए हैं। हमारे सामने ये चुनौती है कि इसके लिए हम हमारे बल को तैयार करें और इसके लिए भारत सरकार ने एक सुगठित पुलिस मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में हर चुनौती को हम पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे असम राइफल हो, चाहे सीमा सुरक्षा बल हो, चाहे आईटीबीपी हो, उन्होंने बहुत मुस्तैदी से की है, मगर इसके साथ साथ अब हम टेक्नोलॉजी को भी जोड़ना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में नौकरी की मांग के लिए सैकड़ों नर्स राज्य की ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। नर्सों की दलील है कि सभी प्रक्रियाओं और परीक्षण से गुजरने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं दी गई, जिसके खिलाफ उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर में जमकर हंगामा हुआ। सड़कों पर उतरी सैकड़ों नर्सों ने स्वास्थ्य भवन का घेराव करते हुए नौकरी की मांग के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन और हंगामे के बीच कुछ नर्सों की पुलिस से बहस भी हुई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की गाड़ियों का भी घेराव किया। नर्सों ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया और राज्य की ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इस हंगामे की वजह से बिधाननगर में स्वास्थ्य भवन के दफ्तर के बाहर तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस ने प्रदर्शन कर रही कई नर्सों को भी हिरासत में ले लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्च में दान देने से पहले बार बार नोट गिनने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान लास वेगास के एक चर्च में पहुंचे थे, जहां सभा खत्म होने के बाद उन्होंने $20 के कुछ नोट चर्च के दान पात्र में डाल दिए। लेकिन उनके दान देने का ये वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग ट्रंप की कंजूसी और उनके बार बार नोट गिनने का मजाक उड़ाने लगे। ट्रंप चर्च में सबसे आगे की कतार में बैठे थे। इस दौरान उनके सहयोगी और कुछ दूसरे लोग भी वहां मौजूद थे। तभी कार्यक्रम खत्म होता देख ट्रंप ने अपनी जेब में हाथ डाला और चुपचाप $20 के कुछ नोट बाहर निकाल लिए। कुछ देर तक वो उन नोटों को अपने हाथ में दबाए बैठे रहे, जिसके बाद वो उन्हें गिनने लगे। यही नहीं, नजर बचाते हुए उन्होंने गड्डी से कुछ नोट दबाए और अपनी जेब में वापस डाल लिए, जबकि हाथ में पकड़े बाकी नोटों को भी वो बार बार गिनते रहे। बाद में जैसे ही एक आदमी दान पात्र लेकर वहां पहुंचा, ट्रंप ने जल्दी से वो नोट उसके अंदर डाल दिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश दिया, जिसमें लोगों से कोरोना वायरस के संकट को गंभीरता से लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती तब तक ढिलाई नहीं बरती जा सकती। आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्रिटेन के प्लिमथ में एक खास तरह के ड्रोन का परीक्षण किया गया जो समंदर में मौजूद पवन चक्कियों की मरम्मत कर सकता है। ब्रिटेन में बिजली बनाने के लिए पवन चक्कियों का इस्तेमाल पहले से काफी बढ़ गया है, लेकिन समंदर के कुछ अंदर मौजूद इन पवन चक्कियों की मरम्मत बेहद मुश्किल काम है। ऐसे में इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए ब्रिटेन के प्लिमथ में एक खास तरह के ड्रोन और उससे जुड़े रोबोट का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान इस ड्रोन को एक नाव में बने प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। बताया गया कि ये ड्रोन अपने साथ एक छोटे रोबोट को लेकर उड़ सकता है। खास तकनीक से बना ये रोबोट ऊंचाई पर मौजूद पवन चक्कियों की मरम्मत कर सकता है। यही नहीं, इस ड्रोन के जरिए समंदर में काफी दूर तक जरूरी उपकरण और कलपुर्जे पहुंचाए जा सकते हैं। साथ ही ये समंदर में जमा कचरे की सफाई में भी मददगार साबित हो सकता है। बिहार के मंत्री विजय सिन्हा पर कुछ लोगों ने गोबर फेंक दिया। बिहार के लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश सरकार में मंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ कुछ लोगों ने नारेबाजी की और उन पर गोबर भी फेंक दिया। इन लोगों ने इलाके का विकास न होने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने 1.5 करोड़ की हेरोइन के साथ एक तस्कर को पकड़ लिया। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया वो पैरोल पर बाहर आया था और काफी दिनों से फरार चल रहा था। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपने परिवार और कोच के साथ विवाद की खबरों से इनकार किया और साफ कहा कि उन्होंने सभी की सहमति से हैदराबाद का कैंप छोड़कर लंदन में ट्रेनिंग शुरू की। महाराष्ट्र के पुणे में बीच सड़क पर एक आदमी की हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद ही पुलिस थाने में जाकर अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। बताया गया कि मारे गए आदमी और आरोपी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के घर के बाहर देर रात छात्र संगठनों ने जमकर हंगामा किया। यूनिवर्सिटी में मेरिट के आधार पर दाखिला देने का मामला वहां लगातार गरमाया हुआ है, जबकि ज्यादातर छात्र संगठन प्रवेश परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, जिस पर छात्र इस कदर बिगड़े कि उन्होंने वाइस चांसलर के घर की घेराबंदी कर दी। बीजेपी और कांग्रेस की छात्र इकाई के अलावा कई दूसरे छात्र संगठनों ने भी देर रात वाइस चांसलर के घर के बाहर नारेबाजी की। छात्र संगठन ये चाहते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला जो है प्रवेश परीक्षा के आधार पर होना चाहिए। उसी मांग को लेकर यहाँ पर जो है छात्र संगठन उग्र हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के परिसर में हंगामा बढ़ा तो पुलिस भी वहां पहुंच गई। यही नहीं, छात्रों को समझाने के लिए इलाके के एसएचओ को भी वहां आना पड़ा। मेरे को बल प्रयोग करना पड़ेगा। कई चेतावनियों के बावजूद छात्र अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और वाइस चांसलर के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहा। हमारा प्रशासन नाकाम है, वो जिम्मेवारी से अपने हाथ पीछे खींचना चाहता है और हिमाचल प्रदेश के हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान जैसे ही ये खबर आई कि वाइस चांसलर के परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ गई है तो सभी प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। हालांकि उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिले के मुद्दे पर विरोध जारी रखने का ऐलान किया। बिहार में सिवान की बड़हरिया विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह ने ठुमके लगाकर वोट मांगने का अनोखा तरीका निकाला। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी श्याम बहादुर सिंह का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी बच्चा पांडे से। हालांकि 2010 में अस्तित्व में आई इस सीट पर बीते 2 बार से जेडीयू नेता श्याम बहादुर सिंह ही जीते रहा रहे और इन विधानसभा चुनाव में भी जीतने के लिए वो हर हथकंडा अपनाते दिखाई दिए। इसी कड़ी में उन्होंने वोट मांगने के लिए लोगों के बीच सड़क पर ठुमके लगाए। इसके लिए उन्होंने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरे और फिर गाना बजाकर थिरकना शुरू कर दिया। डांस करने के दौरान उन्होंने विक्ट्री का चिन्ह भी दिखाया। लोगों का अपने ठुमकों से ध्यान खींचने वाले जेडीयू उम्मीदवार ने अपने इस मिजाज को आखिरी दम तक न छोड़ने का ऐलान किया। डांस करना छोड़ेंगे नहीं। गाड़ी में बैठने के बाद भी जेडीयू उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह अपने इसी अंदाज में नजर आए। पाकिस्तान ने चीन के बाद तुर्की के सामने भी हथियारों के लिए हाथ फैला दिए। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पिछले साल बालाकोट एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद पाकिस्तान ने चीन के आगे हथियारों के लिए हाथ फैलाया था और अब वो तुर्की से भी हथियार लेने की तैयारी में।
एक खुफिया रिपोर्ट में पता चला कि पाकिस्तान सरकार तुर्की से रडार सिस्टम लेने की तैयारी में है और जिस रडार के लिए पाकिस्तान ने तुर्की के आगे हाथ फैलाया उसे LOC के करीब लगाए जाने की योजना है। असल में भारतीय फौज की मुस्तैदी से घुसपैठ करने की फिराक में बैठे आतंकी अपनी कोशिशों में कई बार नाकाम हो चुके हैं और खबर है कि तुर्की के रडार सिस्टम की मदद से पाकिस्तानी सेना LOC में घुसपैठ के नए रास्ते खोजने की कोशिश करेगी। पंजाब के बाद राजस्थान सरकार भी कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक लाएगी। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार भी कृषि कानूनों के खिलाफ जल्द नया विधेयक लाने की तैयारी में है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के खिलाफ बिल पारित किए हैं और राजस्थान सरकार भी जल्द ऐसा करने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी शुक्रवार को हिसुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लाख से ज्यादा नकद रुपए और कई गाड़ियां भी बरामद कर ली। बिहार के नवादा से पुलिस ने एक ट्रक गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान एक आरोपी वहां से फरार हो गया। राजस्थान के जालौर में कुछ लोगों पर एक दलित लड़के को जिंदा जलाने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वहीं इस हादसे में बुरी तरह जल चुके लड़के का अस्पताल में इलाज जारी है। राजस्थान के अलवर में पटाखा बनाने के दौरान हुए धमाके में 4 छात्र घायल हो गए। ये धमाका उस वक्त हुआ जब चारों छात्र छोटे पटाखों से बारूद निकालकर बड़े पटाखे बना रहे थे। हादसे में घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे फ्रांस में शर्तों के साथ स्कीइंग शुरू कर दी गई। कोरोना की वजह से वहां स्कीइंग का पिछला सीजन भी बीच में ही रोक दिया गया था, लेकिन अब शर्तों के साथ इसे दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया। फ्रांस के तिनिये में स्की रिजॉर्ट खुलते ही लोग वहां जुटने लगे। बर्फ की ढलानों पर कई लोग स्कीइंग करते दिखाई दिए। हालांकि वहां हर साल जितनी भीड़ तो नहीं दिखी, फिर भी पिछले काफी वक्त से सुनसान पड़े इन रिजॉर्ट की रौनक कुछ हद तक लौटती दिखाई दी। हालांकि इस दौरान वहां कोरोना से बचाव की भी तैयारियां की गईं। लोगों को सावधान रहने और जरूरी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। We do recommend people to test themselves before coming out. फ्रांस के इस इलाके में हर साल करीब 1 करोड़ लोग घूमने फिरने और स्कीइंग करने आते हैं, जो यहाँ के लोगों की कमाई का भी एक बड़ा जरिया है। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार उन्हें भारी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद के एक मामले पर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लव जिहाद का इल्जाम लगाने वाले परिवार ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन इस हंगामे के बीच विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार्यकर्ता भी पुलिस थाने पहुंच गए, जिसके बाद वहां तनाव का माहौल बन गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने कुर्सियां उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। इस तोड़फोड़ के बाद थाने में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दावा है कि इस हंगामे में कुछ पुलिस वालों से भी बदसलूकी की गई। हंगामे और तोड़फोड़ के बाद पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई। थाने में जमा हुए लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस हंगामे के बाद पुलिस थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इतना ही नहीं, हालात संभालने के लिए एडीजी, डीआईजी और एसएसपी को मोर्चा संभालना पड़ा। लाठीचार्ज से गुस्साए बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहां धरना देने की भी कोशिश की, जिसके बाद थाने में हुए हंगामे पर एक चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में पीड़ित बताई जा रही लड़की का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसने आरोपी पर लग रहे लव जिहाद के इल्जाम को गलत बताया। उनके घर वालों को आप लोग छोड़िए, क्योंकि मैं बालिग हो चुकी हूँ और ये मेरा आधार कार्ड है जिसके हिसाब से मैं बालिग हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने उनसे अपनी मर्जी से शादी की है और हम लोग अब शादी कर चुके हैं। अमेरिका के अलास्का से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कोस्ट गार्ड ने समंदर में फंसे एक हिरण को सुरक्षित बचा लिया। कोस्ट गार्ड की ये टीम वहां पेट्रोलिंग कर रही, तभी उनकी नजर पानी में तैर रहे हिरण पर पड़ी। लहरों में घिरा हिरण बुरी तरह घबराया हुआ था और वो किसी तरह किनारे आने की कोशिश कर रहा था। कोस्ट गार्ड की नाव देख वो खुद उनकी तरफ बढ़ने लगा। हिरण के करीब आने के बाद नाव पर सवार जवानों ने उसे खींचकर नाव पर चढ़ा लिया। बर्फीले पानी में काफी देर से फंसा होने की वजह से हिरण की हालत बेहद खराब हो चुकी थी और वो बुरी तरह घबराया हुआ था। हिरण दोबारा पानी में छलांग न लगा दे, इसलिए कोस्ट गार्ड के जवानों को उसे काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि बाद में किनारे पहुंचते ही उसे छोड़ दिया गया।
दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। बड़ी खबर आपको बता दें, मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है। नोएडा में बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। अभी आपको बता दें, दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और इस दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जयपुर में महिलाओं को रोजगार देने के लिए गोबर के दीयों को बनाने का काम तेज हो गया। दीपावली के मौके पर चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए भी एक कदम उठाया गया, जिसके लिए कुछ महिलाएं आगे आईं और गोबर से दिए बनाने में जुट गईं। किसी ने गोबर को सांचे में डालकर उसे दिए की शक्ल देने का जिम्मा उठाया, तो कुछ महिलाएं दियों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उन पर रंग करती दिखाई दी। जो मुहिम है हमारी, ये रोजगार से संबंधित मुहिम है और चीन को बाइकाट करने की मुहिम है। इन महिलाओं ने बीते कुछ ही दिनों में मिलजुल कर गोबर से बड़ी संख्या में दिए तैयार कर लिए। उन्हें उम्मीद है कि दिवाली आने तक इतने दिए बन जाएंगे कि ज्यादातर घर उनसे जगमगा उठेंगे। पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF की आज से बैठक शुरू होने वाली है। ये बैठक 3 दिनों तक चलेगी। बैठक के दौरान टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान की कार्रवाई का आंकलन होगा। हालांकि इस मामले में पाकिस्तान को राहत मिलने के आसार कम ही हैं। सूत्रों के मुताबिक FATF की 6 अहम शर्तें पाकिस्तान ने पूरी नहीं की। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने 7,600 आतंकियों की सूची से 4,000 आतंकियों के नाम हटा दिए। कहा जा रहा है कि आतंक के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए जाने से FATF पाकिस्तान से खफा है और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए इस बार भी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के आसार कम हैं। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूरे राज्य में सुरक्षा बल के जबरदस्त ऑपरेशन की वजह से आतंकियों के हौसले पस्त होने लगे हैं। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि सुरक्षा बल से बचने के लिए अब आतंकी बुरके की मदद ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सोपोर में लश्कर के कई आतंकी बुरके में घूम रहे हैं, जिनमें लश्कर कमांडर फैयाज भी शामिल है। ये आतंकी सुरक्षा के जवानों पर घात लगाकर हमले की फिराक में है। अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में लगी भीषण आग ने कई रिहायशी इलाकों को तबाह कर दिया। यह आग जंगल के एक हिस्से में 3 दिन पहले भड़की थी, जिसने बेहद तेजी से फैलते हुए जंगलों के साथ ही कई रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण आग से 20 से ज्यादा मकान जलकर राख हो गए। आग में अपने आशियाने गंवाने के बाद कुछ लोगों ने अपनी आप बीती भी सुनाई। हालांकि इन हालात से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड भी पूरी मुस्तैदी से जुटी नजर आई। दमकल की कई टीमें जमीन से मोर्चा संभाले दिखीं, जबकि कुछ आसमान से जंगल के जल रहे हिस्सों पर आग बुझाने वाले केमिकल का छिड़काव करती नजर आई। लपटों और धुएं की वजह से वहां दिन में ही अंधेरा जैसा छा गया, लेकिन फिर भी दमकल कर्मी अपनी जान खतरे में डालकर आग से हो रहे नुकसान को कम करने की कोशिश करते रहे। कोलोराडो के जंगलों में इससे पहले अगस्त के महीने में भी आग भड़की थी, जिससे लाखों एकड़ जमीन तबाह हो गई थी और अब एक बार फिर वहां लगी आग ने लोगों को खौफ से भर दिया है। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF की बैठक से पहले पाकिस्तान की बौखलाहट एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने FATF को भारत के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में रहमान मलिक ने भारत को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की और यही वजह है कि इस चिट्ठी ने पाकिस्तान की बौखलाहट को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान के लिए इस बार भी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के आसार कम है। कहा जा रहा है कि आतंक के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए जाने से FATF पाकिस्तान से खफा है। ऐसे में खुद को घिरता देख पाकिस्तान ने भारत को इसमें घसीटकर अपनी बौखलाहट जग जाहिर कर दी। वैशाली में LJP के उम्मीदवार रविंद्र सिंह का मंच अचानक टूट गया। बिहार के वैशाली में LJP के उम्मीदवार रविंद्र सिंह का मंच अचानक भरभरा कर टूट गया। इस हादसे में रविंद्र सिंह बाल बाल बच गए। बताया गया कि मंच पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार हो गए, जिसके बाद मंच टूट गया। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने अयोध्या में आयोजित रामलीला में हिस्सा लिया। रामलीला में रवि किशन भरत का किरदार निभाते नजर आए। अगर एक दिन भी विलंब किया तो इस भरत को जीवित नहीं पाऊंगी। राजस्थान के बूंदी में एक तेज रफ्तार ट्रक मकान में घुस गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे में महिला का पति भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया।
हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा हिस्सा 5 नवंबर से शुरू होगा। तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट से पुलिस ने दुबई से आए 2 लोगों के पास से करीब 1 किलो सोना बरामद कर लिया। किंग्स 11 पंजाब ने आईपीएल के अपने मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलते हुए शिखर धवन के शतक की बदौलत 164 रन बनाए, जबकि पंजाब ने 19 ओवरों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। एलजेपी सांसद और चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद बिहार की सियासत एक नया मोड़ लेती नजर आई। एक दिन पहले ही तेजस्वी ने चिराग के साथ नाइंसाफी होने की बात कही। अगले ही दिन ये मुलाकात हुई। हालांकि अब तक लोक जनशक्ति पार्टी की अगुवाई करने वाले चिराग पासवान ने एक बार भी बीजेपी पर हमला नहीं किया है और उन्होंने केवल नीतीश से अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन एलजेपी सांसद प्रिंस राज के अचानक तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचने पर वहां एक नए राजनीतिक समीकरण की अटकलों को हवा मिल गई। हालांकि तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद प्रिंस राज ने यह साफ कर दिया कि वो वहां रामविलास पासवान के श्राद्ध का न्योता देने आए थे। लेकिन तेजस्वी यादव के एक दिन पहले दिए गए बयान की वजह से इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जाने लगे, क्योंकि उससे ऐसे संकेत मिले थे कि चिराग पासवान के लिए उनके रुख में नरमी है। जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार जी का रहा चिराग पासवान जी के प्रति, उनके साथ नाइंसाफी की गई है। हालांकि 24 घंटे के अंदर ही तेजस्वी के तेवर बदल गए। एलजेपी किसके साथ है? एलजेपी किसके साथ? वो तो बीजेपी के साथ है, वही कह रहे हैं जी, तो कंफ्यूज आप क्यों? इस बीच चिराग पासवान ने भी आरजेडी के साथ जाने की संभावनाओं को खारिज कर दिया और एक बार फिर खुद को प्रधानमंत्री का अनुमान बताया। तेजस्वी बेहतर बता सकते हैं कि उनके कहने का क्या मतलब था। मैं प्रधानमंत्री जी का अनुमान हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी को जो भी व्यक्ति जानता है वो ये जानता है कि हम लोगों ने पोस्ट पोल कभी भी अलायंस नहीं किया। अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद चिराग ने बार बार ये बात कही कि वो जेडीयू के खिलाफ और बीजेपी के साथ हैं। तो वहीं तेजस्वी भी नीतीश कुमार पर तीखे हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार में एक नए गठबंधन का अंदाजा लगाया जाने लगा है। वहीं सियासी उठापटक के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के श्राद्ध के मौके पर चिराग, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ नजर आए। बताया गया कि चिराग ने नीतीश के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद बिहार की सियासत के ये 3 विरोधी एक साथ बैठे नजर आए। एलजेपी के दफ्तर में हुए रामविलास पासवान के श्राद्ध की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में चिराग पासवान बैठे थे। इन तस्वीरों में चिराग तेजस्वी से कुछ बात करते नजर आए, जबकि उनके बगल में बैठे नीतीश चुपचाप दिखाई दिए। बिहार के वैशाली में एक सभा के दौरान एलजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह का मंच अचानक टूट गया। मंच के टूटते ही वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में रविंद्र सिंह बाल बाल बच गए, जबकि कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं। बताया गया कि चुनावी सभा के दौरान जरूरत से ज्यादा लोग मंच पर खड़े हो गए, जिससे ये हादसा हुआ। कोलकाता में केदारनाथ मंदिर की थीम पर तैयार एक पंडाल काफी सुर्खियों में आ गया है, जहां मूर्तियों को 25 करोड़ रुपए के गहनों से सजाया गया है। हर बार की तरह इस बार भी कोलकाता में लगे भव्य और अनूठे दुर्गा पंडालों की चर्चा हर तरफ हो रही है, जिनमें श्री भूमि क्लब नाम की संस्था की तरफ से आयोजित दुर्गा पूजा भी है। इस क्लब की तरफ से लगाए गए दुर्गा पंडाल में मूर्तियों को 25 करोड़ रुपए के गहने पहनाए गए हैं। ये कोलकाता का श्री भूमि पूजा पंडाल है, जहाँ पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। लोग अभी से, आज चौथा दिन है नवरात्र का, दुर्गा पूजा पूरी तरह से अभी शुरू भी नहीं हुई है और अभी से लोगों का तांता लग गया है। ये गहने कोलकाता के ही एक कारोबारी ने तैयार किए हैं, जिनकी काफी चर्चा हो रही है। यही नहीं, वहाँ दुर्गा पंडाल को भी केदारनाथ मंदिर के भव्य रूप में दिखाया गया। सही बनाया है हर साल का जैसा। अगला बार तो पद्मावत बनाया था ना। कोलकाता में हर बार की तरह इस बार भी अलग अलग थीम पर दुर्गा पंडालों को सजाया गया है। लोग भी इन पंडालों को देखने पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना के खतरे की वजह से उनकी संख्या इस बार काफी कम है। बिहार की नौतन विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नारायण प्रसाद का गांव वालों ने विरोध कर दिया। अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ नारायण प्रसाद जनसंपर्क के लिए गांव पहुंचे, लेकिन लोगों ने उन पर पिछले 5 साल गायब रहने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन काफी देर बाद लोगों का हंगामा शांत हुआ, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार वहां से चले गए। कोरोना संकट की वजह से बेहाल हुए जम्मू कश्मीर के टूरिज्म उद्योग को पटरी पर लाने की कोशिशें शुरू की गई। राज्य सरकार के टूरिज्म विभाग ने पहलगाम में 2 दिन का टूरिज्म फेस्टिवल कराया, जिसमें खास तौर पर गोल्फ खिलाड़ियों को बुलाया गया। गोल्फ के जरिए पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की गई। मैं दुनिया में बहुत जगह खेल चुका हूं, मगर ऐसा गोल्फ कोर्स, ऐसी जो सीनरी है
और सबसे ज़रूरी यहाँ के जो लोग हैं, जो हॉस्पिटैलिटी है, जो वार्मथ है, जो इनके दिल हैं, वो कहीं नहीं है। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा हिस्सा है जहां की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सबसे अहम है, लेकिन कोरोना संकट के बाद से टूरिज्म से जुड़े लोग बेहाल हैं। इसलिए इस फेस्टिवल के जरिए दूर दराज के लोगों को कश्मीर बुलाया गया। मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छा मैसेज यहाँ भेज सकेंगे बाहर टूरिस्ट को कि ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है टूरिज्म के लिए फिर से तैयार है और लोगों को यहाँ की तरफ आना चाहिए। टूरिज्म फेस्टिवल के तहत केवल गोल्फ ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह के कई कार्यक्रम हुए। कश्मीर के लोक कलाकारों को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। इसके अलावा लोगों के मनोरंजन के लिए संगीत से जुड़े कई कार्यक्रम किए गए। आने वाले महीनों में कश्मीर के कई हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रम कराने की योजना है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान आज सुबह करीब 10:30 बजे बिहार चुनाव के लिए अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। इसके साथ ही चुनावी दौरे पर भी निकलेंगे। विजन डॉक्यूमेंट जारी करने से पहले एलजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी। न्यूज 18 के चंद्रमोहन की खबर है कि इस लिस्ट में एलजेपी ने बीजेपी के कई नेताओं को उम्मीदवार बनाया है, जिससे जेडीयू के खेमे में खलबली मच गई है। कोरोना संकट के बीच हो रहे बिहार के चुनाव में पार्टियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कर रही हैं। ऐसे ही प्रचार में आरजेडी और जेडीयू के बीच वीडियो वॉर छिड़ गई और दोनों ने वीडियो के जरिए एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए। जेल में बंद लालू प्रसाद यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया। यूं तो वीडियो आरजेडी के चुनाव प्रचार का है, लेकिन वीडियो में नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया गया। जा रहे हैं कुर्सी लेकर नीतीश कुमार के पास कि ए लो भैया विराजो, बैठो आराम से, घर के हाथ पे हाथ और हमारे बिहार का पीछा छोड़ो। लालू ने वीडियो ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार को पलटू राम कह दिया, जिस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना जो भ्रष्टाचार के आरोप में और सजा याफ्ता है और फिर भी लाज नहीं लगता है। कुछ वीडियो जेडीयू ने भी बनाए। ऐसे ही एक वीडियो में नालंदा जिले के एक युवक ने अपने जीवन की कहानी सुनाई, जिसमें उसने नीतीश कुमार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की तारीफ की। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट नहीं करता तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती थी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने में। जेडीयू के ज्यादातर प्रचार वीडियो पिछले 15 साल में शुरू की गई विकास योजनाओं पर बनाए गए। स्मृति ईरानी ने लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिन के दौरे पर अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ जिले में चल रहे विकास के कामों पर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। अपने दौरे में उन्होंने अमेठी में एक दुर्गा मंदिर में पूजा भी की और नवरात्र में लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके उत्सव मनाएं, लेकिन माई से यही प्रार्थना करती हूँ सभी के परिवार सुखी हों, समृद्ध हों, स्वस्थ हों। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने नीतीश कुमार की रैली का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें कांग्रेस ने दावा किया कि नीतीश कुमार की रैली में लोगों ने उनके ही विरोध में नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक गाड़ी के इंजन में तेज धमाका हो गया, जिसमें 7 लोग घायल हो गए, जबकि पास से गुजर रही कई गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। बिहार के शिवहर में एक नाबालिग लड़की का शव झाड़ियों में संदिग्ध हालात में मिला, जिसके बाद उसके रेप की भी आशंका जताई गई। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। ऐसी आशंका जाहिर की गई है कि उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या किया गया है। बीजेपी ने सीपीआई-एमएल के साथ आरजेडी के गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव पर इस गठबंधन के जरिए लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि अर्बन नक्सल की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, जिस पर आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और चुनाव में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का सुपड़ा साफ होने का दावा कर दिया। लालू जी की तस्वीर तो हटा दी। जब आप अपने पिता के बारे में कहते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, ये उन्हीं की पार्टी है, तो उनके ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी तस्वीर हटाने के पीछे राज क्या था कि लोग डरे नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने माले का सिंबल अपने साथ लगाकर बिहार के लोगों के अंदर ये खौफ पैदा किया है। हम बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी शर्त पर फिर से वो मुड़कटवा राज स्थापित नहीं होने देगी। हम बिहार की 13 करोड़ जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं। गंदी राजनीति का खेल हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी किया है और जो है मैंडेट मिला था बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ,
और जदयू इसके नेता जो है रातों रात जो पल्ला बदल के चले गए बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ, मोहन भागवत के साथ, उनके गले में माला पहना दिए। जनता सब जानती है, जनता सब पहचानती है और जनता जो है पहचान गई है। इस बार इन लोगों का जो है एक नहीं चलेगा, इन लोगों को लोहे के चने चबा दिया जाएगा और इन लोगों को जो है कि बिहार से इनका आता पता खाता नहीं खुलेगा। इन लोग बैक टू पवेलियन होंगे। गुजरात के जामनगर में पीने के गंदे पानी के खिलाफ बीजेपी की एक पार्षद ने अनोखा प्रदर्शन किया। आरोप है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन ने गंदे पानी से इलाके के लोगों को निजात दिलाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे खफा होकर वो बीजेपी पार्षद कुछ महिलाओं के साथ निगम के दफ्तर पहुंच गईं और ढोल बजाकर उन्होंने अपना विरोध जताया। ये पार्षद इसी तरह काफी देर तक ढोल बजाती रहीं ताकि अधिकारियों का ध्यान खींच सकें। विरोध के इस तरीके को देखकर दफ्तर में मौजूद लोग भी हैरान रह गए और उनमें कुछ लोग मोबाइल पर इस पार्षद का वीडियो रिकॉर्ड करते दिखे। थोड़ी देर के हंगामे के बाद अधिकारी भी हरकत में आए और प्रदर्शन में शामिल लोगों से उन्होंने मुलाकात की। वहीं महिलाओं से बातचीत के बाद प्रशासन ने उन्हें जल्द साफ पानी मुहैया कराने का भरोसा दिया। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताया और कहा कि वो पीएम के विकास के एजेंडे के साथ थे और रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि वो नीतीश कुमार को अगला सीएम नहीं बनने देंगे। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में उन्होंने चुनावों के बाद किसी आरजेडी के साथ गठबंधन की अटकलों को भी खारिज किया और कहा कि चुनाव के बाद भी वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रहेंगे। आपका क्या आरजेडी के साथ किसी तरह कोई संभावना बनती है? लोक जनशक्ति पार्टी को जो भी व्यक्ति जानता है वो ये जानता है कि हम लोगों ने पोस्ट पोल कभी भी अलायंस नहीं किया। मैं निरंतर इस बात को कहता रहा हूँ। अगर कुछ चैनल अगर इस बात का भ्रम फैलाना चाहते हैं या अगर वो मुख्यमंत्री के दबाव में अगर काम कर रहे हैं तो मैं उन चैनल्स को भी मैं स्पष्ट कर दूं कि ये तमाम अटकलें, इससे पहले भी कुछ चैनल्स ऐसे थे जो निरंतर कि चिराग पासवान अकेले नहीं लड़ेगा, चिराग पासवान सिर्फ दबाव के लिए राजनीति कर रहा है, चिराग पासवान सिर्फ सीटें बढ़ाने के लिए ये सारी बातें बोल रहा है। उन तमाम चैनलों को जवाब मिल गया जिस दिन चिराग पासवान ने अकेले जाने का निर्णय लिया। आज भी अगर कोई चैनल्स ये इस बात का भ्रम फैला रहे हैं कि मैं पोस्ट पोल अलायंस में चेंज कर दूं, अगर यकीन हो तो वो चैनल्स इस बात को मान लें कि मेरा अलायंस आज की तारीख में विकास के एजेंडे के साथ है और मैं प्रधानमंत्री जी और उनके विकास का जो एजेंडा है उसके साथ था, हूँ और रहूँगा। चिराग पासवान के खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान के मन में पीएम मोदी बसते हैं तो उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि पीएम के मन में है नीतीश जी को सीएम बनाना। चिराग जी के मन में वो कह रहे हैं कि हनुमान जी की तरह वो राम जी मन में बसे, तो ये सही है कि राम को मानिए लेकिन राम की भी मानिए। नरेंद्र मोदी जी के मन में जो है वो आपके मन में भी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के मन में है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना, और जो हनुमान जी थे उनको एक बार राम जी ने कहा तो वो जाना था तो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। यानी राम की बात नहीं मानिए, राम को मन में रखिए, ये कैसे हो सकता है? थाईलैंड में प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। वहां राजशाही और सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन लगातार दूसरे हफ्ते भी जारी रहा, जिसकी कुछ तस्वीरें राजधानी बैंकॉक से सामने आई, जिनमें हजारों की भीड़ सड़कों के बीचों बीच बैठकर नारेबाजी करती नजर आई। राजशाही और सरकार का विरोध बढ़ने पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री सामने आए और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे सामने रखने की अपील की। इतना ही नहीं, इससे पहले प्रदर्शनों को रोकने के लिए बैंकॉक में इमरजेंसी भी लागू कर दी गई और 4 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई। लेकिन प्रदर्शनकारियों पर किसी भी पाबंदी का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने एक बार फिर सड़कों पर जमा होकर अपनी आवाज बुलंद की। बिहार के औरंगाबाद जिले में चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर बैठे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर 2 बार चप्पल फेंकी गई। वो वहां जाकर बैठे ही थे कि किसी ने उन पर चप्पल फेंक दी। पहली बार में किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि चप्पल उनके बगल से होकर गुजर गई, लेकिन दूसरे हमले में चप्पल उनकी गोद में जा गिरी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंकने वाले आरोपी को ढूंढना शुरू कर दिया गया। हालांकि तेजस्वी ने मामला शांत होने के बाद भाषण देना शुरू किया। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है।
और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।